Good evening, everyone, and welcome to this live and recorded session where we are going to talk about the mm, UPSC principal and vice principal vacancies. तो अभी हम लोग जो बातें करने वाले हैं उसको आई ट्राई टू कीप बाइलिंगुअल इन हिंदी ऑल्सो बिकॉज मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ऐसे हैं और होंगे जो इंग्लिश के नहीं है। यूजुअली हम लोग इंग्लिश की ही क्लासेस करते हैं और इंग्लिश में ही हमारा सेशन होता है, बट नाउ सिंस वी आर डीलिंग विद ऑल द अदर लैंग्वेजेस, सो वी विल ट्राई टू कीप इट, or not all the other, Hindi, English, Urdu, and Punjabi and all. So we will try to keep it bilingual. So let me share my screen with you. All right. I have shared my screen with you, and this is the PowerPoint presentation which is before you. एक बार फिर से कोई कंफर्म कर दे कि आपको ये पावर पॉइंट दिखाई दे रहा है। Yes, sir. ग्रेट। तो साथियों, लेट मी गिव अ कैविएट कि इट इज़ नॉट अ सिचुएशन वेयर एक आदमी पढ़ा रहा है बाकी लोग पढ़ रहे हैं। वी आर फ्रेंड्स, वी हैव बीन कलीग्स। तो हम लोग, ये एक एफर्ट है कि हमारे साथ के जो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उसमें से ज़्यादा लोग सिलेक्शन लेकर के डिपार्टमेंट में आए, बिकॉज वी ऑल नो कि जब डिपार्टमेंट के लोग डिपार्टमेंट में आते हैं तो ज़्यादा अच्छा करते हैं। हमने ये देखा है लास्ट वाली वैकेंसी के बाद। और फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए थोड़ा सा अ, आगे बढ़ते हैं और बीच में हम बातें कर लेंगे अगर ज़रूरी हुआ तो। ऑल राइट, सो to start with, this is a quotation that we should remember when we are preparing. इंग्लिश वालों को तो पता ही है, जो इंग्लिश वाले नहीं हैं वो भी इसको देख सकते हैं। फ्रांसिस बेकन, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, उनका एक कोट है। एक एक ऑफ स्टडीज़ नाम से एक आर्टिकल है। ऑफ स्टडीज़ का एक कोट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. Now, क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस है सामने वो बहुत बड़ा है, उसका कोई अंत नहीं है, और हमें ये नहीं पता कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और हम सारा पढ़ के भी जाएं और उसमें से ना आए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मतलब ये है Sir, कि excuse me. जी, Sir, sorry to disturb you. Can you please instruct all your students to keep their mics off because that is creating a disturbance? ओके फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ स्विच ऑफ योर माइक्स इफ़ इट इज़ स्टिल ऑन। आई थिंक सभी का ऑफ है, किसी का ऑन नहीं है। आई कैन सी इट। तो अगर फिर भी डिस्टर्बेंस हो तो आप बताइएगा, हो सकता है किसी का ऑन रहा उन्होंने ऑफ कर दिया हो। सो लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन। Thank you, sir. Thank you so much. सो यहाँ पे इशू ये है फ्रेंड्स दैट जो हमारे पास सिलेबस है बहुत वास्ट है और टाइम बहुत कम है। सो ऐसे सिचुएशन में हमें सिलेबस को स्टडी करने से पहले सिलेबस स्टडी करना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है। तो जो हमारी ये पहली क्लास है या पहला डिस्कशन है, यहाँ पे हम इसी बात पे फोकस करने वाले हैं कि हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है और किन चीज़ों को हम थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। एंड आज हम जिन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे कि हमें इन पे ज़्यादा ध्यान देना है, सेकंड क्लास से हम उसी पर ज़्यादा ध्यान देंगे। कोशिश करेंगे कि उसको प्रायोरिटाइज करके पहले हम उसको स्टडी कर लें। एज आई सेड, वी हैव लिमिटेड टाइम, so we have to decide which books are to be chewed and digested. सबसे पहले क्विकली हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न की। तो ये जो आपके सामने स्क्रीनशॉट है, ये आपका आपके जो आपका एडवर्टीजमेंट है वहाँ से है। आप देखिए, टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स। सबको पता है कि 2 घंटे का टेस्ट होना है, सभी क्वेश्चंस की इक्वल मार्क्स होंगे, है ना। ये सारी बातें बस मैं आपके लिए रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए, और आइडिया तो सबको ऑलरेडी है। लेट मी टेक अ हाइलाइटर, लेजर पॉइंटर, यस। सो वी हैव 2 आवर्स ड्यूरेशन, इक्वल मार्क्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, all the questions will be multiple choice.
Then we have the medium of test will be both English and Hindi. क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा लास्ट ईयर वाला, लास्ट टाइम वाला मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर अगर किसी साथी को नहीं मिला है तो आप देख लीजिएगा। थोड़ा मैंने उसका स्टडी भी किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी है। पेनल्टी कितनी है ये एग्जैक्टली आंसर आपके एडवर्टीजमेंट में भी दिया गया है। 1/3, 1/3 इज द पेनल्टी। दैट इज अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके एक सही क्वेश्चन के नंबर कट जाएंगे। एंड टोटल जो टेस्ट है आपका 300 मार्क्स का है। 120 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स। ये सारा आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बट जस्ट टू बिगिन विथ। वेटेज की बात करें तो जो आपका कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, जिसको सीआरटी कहा गया शॉर्ट में, सीआरटी है वो 75 उसका वेटेज है, 75%। और जो आपका इंटरव्यू होगा उसका 25% वेटेज है। तो आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक सिलेक्शन आपका डिपेंड करेगा आपके रिटन परफॉर्मेंस पर ही। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो रिटन की मेरिट में काफ़ी टॉप में आ जाएं और फिर भी उनका सिलेक्शन ना हो। तो अगर आपकी इंटरव्यू स्किल्स थोड़ी सी डाउन भी हैं तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अगर आप राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी कर लेते हैं, रिटन टेस्ट अच्छा कर लेते हैं, तो 100% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहला पॉइंट। एक और पॉइंट ये है कि जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है या जो बाद में ये क्लास देख रहे हैं, रिमेंबर दैट लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारे ऐसे साथी थे जिनको लग रहा था कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई करते, और उनसे कम पढ़ने वाले व्यक्ति का सिलेक्शन जिसने थोड़ा टाइम दे दिया उसका हो गया था। सो प्लीज़ डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट इन द वेरी बिगिनिंग, है ना। ये मत सोचो कि किसी और का हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। आप ये मान के चलिए कि आपका ही होगा तो आपका ज़रूर होगा। 75-25 याद रखना है, बहुत ज़रूरी है कि आप इसको याद रखें कि आपका रिटन टेस्ट में मार्क्स बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, आगे बढ़े तो ये है आपका सिलेबस, जो कि 7-8 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें से किस पॉइंट का कितना वेटेज है वो भी मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के आधार पर, दैट आई विल शेयर विथ यू। तो जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग कंटेम्प्रेरी सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इश्यूज। अगर आप पेपर देखेंगे पुराना वाला तो आपको ये समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन पेपर में उस समय जो घटनाएं चल रही थी, जैसे एक क्वेश्चन एमएसपी पे आया हुआ है ना, तीसरा या चौथा ही क्वेश्चन है प्रिंसिपल वाले पेपर में। तो जो घटनाएं उस समय चल रही थी, उन घटनाओं ने काफ़ी प्रभावित किया है उस समय के क्वेश्चन पेपर को। तो बहुत सामान्य सी बात है कि इवन दिस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस, दीज थिंग्स आर गोइंग टू have an impact on the question paper. Therefore, it is advisable that you have a good newspaper and start reading it at least 30 minutes daily. मेरे घर पे द इंडियन एक्सप्रेस आता है एंड आई फील वेरी सेटिस्फाइड विद दैट क्वेश्चन, विद दैट न्यूज़पेपर। तो अगर आप चाहें तो द इंडियन एक्सप्रेस यूज़ कर सकते हैं, अच्छा पेपर है, एडवर्टीजमेंट कम है एंड इट हैज़ गुड कंटेंट। Hindi English language skills, reasoning ability, quantitative aptitude, educational policies, educational measurement and evaluation, management and financial administration, office procedures, pedagogy in education, and digital literacy. These are the topics that are covered in syllabus. Now, if we move ahead, we will notice that this I have already told you about the penalty for the wrong answers. uh, how this can be studied, like अब सारे टॉपिक्स जो आपके हैं, यहाँ पे 6 टॉपिक, इन उन 7 टॉपिक्स को 6 में डिवाइड करने की कोशिश की है। अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे ऑल 6 सबका इक्वल वेटेज तो नहीं हो सकता, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये 20-25% ये वाला और 20-22% ये दोनों थोड़ा सा हायर साइड में है। सो जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स थोड़ा हायर साइड में है, एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड मेजरमेंट ये भी हायर साइड में है। हालांकि रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड बहुत पीछे नहीं है, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज भी बहुत पीछे नहीं है। अगर कोई पीछे है, कम है परसेंटेज में, तो वो आपका स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी है जो 8-10% है।
अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या जो लास्ट टाइम हुआ वो इस बार भी होगा, इसकी कोई गारंटी है? सो द क्लियर आंसर इज नो, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जो लास्ट टाइम हुआ है वो इस बार होगा जरूरी नहीं है, इस बार एकदम से अलग हो सकता है। बट ये चीज़ तो श्योर है कि जो 20% या उसके ऊपर आए हैं, अगर वो डाउन भी होंगे तो 15% तक आ जाएंगे। देयरफॉर हमें ये मान के चलना है कि जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स पहला आपका टॉपिक, दूसरा एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड मेजरमेंट, और तीसरा आपका रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये, और इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। चलो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज को हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो हमारी वैसे भी ठीक ठाक ही है, तो हम उसमें शायद हमें ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े। बट इफ़ वी लुक एट दिस थ्री, जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स, educational psychology and measurement, and reasoning and aptitude. So these are the three on which I think we have to give as much time as we could devote, क्योंकि हम अगर इसको टाइम देंगे तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस काफ़ी सही होने का चांस बन जाएगा। ये जो आप एनालिसिस देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर का, ये एनालिसिस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस कोर्स, जब मैं आपके साथ ये टॉपिक्स करूँगा या हम साथ में पढ़ेंगे, तो ये हम बार बार इस एनालिसिस को देखेंगे जिससे कि हमें ये याद रहे कि ये एनालिसिस कहाँ से है और क्या कह रहा है। Now this analysis is based on the question paper of the principal, right? And almost similar is the vice principal, which I do not have written here, but that is almost similar. Moving ahead, the syllabus that I was talking about, ये अभी हम कर ही चुके हैं the big picture, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये दो पॉइंट हैं जो थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। पहला ये कि the syllabus is vast, but it is not equally important everywhere. So that is, we have to find out the areas where the syllabus is very important. And second point for today's is that we are going to try and convert this big syllabus into manageable preparation plan. That is today's agenda. Now ये दो तीन स्लाइड्स हैं इनमें मैं लौट के आऊँगा, उसके आगे मैं इस स्लाइड पे चलता हूँ। Now look at this, where should we focus? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो अभी सभी के दिमाग में चल रहा है। टाइम कम है, स्कूल भी जाना है, कुछ साथी SIR वगैरह भी कर रहे हैं और हमें उसी दौरान ये सारा काम करना है। नाउ जैसे मैंने आपको सिलेबस का डिवीज़न बताया, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आई हैव ट्राइड टू डिवाइड इट, ट्राई टू डिवाइज अ प्लान ऑफ एक्शन कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। This is called high priority plan. You can see here high priority things which we have to give at most importance. Then we have topics of regular preparation, and then topics that require lots of practice. अगर आप अपने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और इन तीनों को अपने दिमाग में इस तरीके से बैठाएंगे कि हमें स्टडी का एक ऐसा प्लान करना है कि ये चीज़ें हम कर पाएँ, तो काफ़ी हद तक आप इसको कम समय में कवर करने में सक्षम हो जाएंगे। बिकॉज 1 नवंबर को एग्ज़ाम है और 14 आपका लास्ट डेट है, 14 को शाम को 6 बजे तक। लेट मी जस्ट टेल यू, जिन्होंने एडवर्टीजमेंट ध्यान से देखा हो, 14 को शाम को 6 बजे तक अप्लाई करने की डेट है। चांसेस ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जामिनेशन आर वेरी लेस, तो एग्ज़ाम पूरा चांस है कि हो जाएगा। सो हाई प्रायोरिटी में हमने क्या रखा है, राइट? एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचिंग लर्निंग, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, educational acts and policies. Now they are not going to ask you questions directly like, you know, कि एजुकेशनल पॉलिसी में कोई पॉलिसी उठा ली और उस पॉलिसी के आधार पे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये पॉलिसी कब है। फॉर एग्जांपल राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, उस पर क्वेश्चंस आए हैं और फिर से आएंगे, 100% श्योर है कि उस पर क्वेश्चंस आएंगे।
but they are not going to ask you questions like कि Right to Education Act 2009 जब आया तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था या उस समय शिक्षा मंत्री कौन था। जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ऐसे क्वेश्चंस वो नहीं पूछने वाले हैं। यूपीएससी का जो स्टाइल है वो ये है कि क्वेश्चन आप जब रिप्लाई करो तो आपकी मेमोरी भले ही ठीक ठाक हो और आपको फैक्ट्स हो सकता है याद हो, बट आपका एनालिसिस उसमें ज़रूर हो। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो अभी हम कुछ देर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर एक क्वेश्चन में एनालिसिस छिपा हुआ है। और आजकल हम लोग दिल्ली में भी यही कर रहे हैं अपना स्कूल्स में। वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। सो बेसिकली कॉम्पिटेंसीज क्या है कि देयर शुड बी सम एनालिसिस, सम मेंटल एक्सरसाइज। भले ही आपको फैक्ट पता हो उसके बावजूद वो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाओगे तब तक जब तक कि आप थोड़ा सा एनालिसिस नहीं करोगे। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचिंग लर्निंग, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एक्ट्स एंड पॉलिसीज, ये हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 100% है। एंड डियर फ्रेंड्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप सिर्फ प्रैक्टिस के साथ या सिर्फ मेमोरी के साथ नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए होगा। Concentration, that is, you have to give it time, you have to spend time with the topics, right? So basically this exam is going to evaluate कि आप एक प्रिंसिपल की तरह, एक स्कूल के हेड की तरह सोच सकते हो या नहीं सोच सकते हो। हर एक क्वेश्चन के पीछे अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा ज़्यादातर क्वेश्चन के पीछे एक आइडिया है। ये चेक करना कि ये बंदा कैसे सोचता है ना। तो ये हाई प्रायोरिटी वाला आपका एरिया हो गया। दूसरा जैसे आपका जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स और इंग्लिश एंड हिंदी हो गया। इसमें बहुत सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। इंग्लिश हिंदी जो लोग यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम से पढ़े हैं उनका हिंदी तो अच्छा ही है, हिंदी का उतना इशू किसी को है नहीं। इंग्लिश का है, इंग्लिश में हम कंटेंट करेंगे, हिंदी भी करेंगे थोड़ा बहुत, बट इंग्लिश में वी विल फोकस ऑन क्वेश्चंस दैट आर वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड और जिन पे क्वेश्चंस काफ़ी बन रहे हैं। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। करंट अफेयर्स भी जैसे मैंने कहा, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लेते हैं तो कुछ करंट अफेयर्स आपको आ जाएगा। और आप 2025 और 26 की जो करंट अफेयर्स की बुक है वो मार्केट से एक ले करके उसको पढ़ सकते हैं। बुक्स पढ़ना थोड़ा बेटर है रादर देन सारा ऑनलाइन करना, बिकॉज ऑनलाइन स्टडी इज़ अ इमोशनल काइंड ऑफ अ स्टडी। उसमें होता क्या है कि हम इमोशनली किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज़्यादा मूव कर जाते हैं और हम रिटर्न नहीं कर पाते, देन इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम और हमारे पास इमोशनल होने का टाइम है नहीं। वी नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल। सो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी आप एक अच्छी बुक ले लो, लूसेंट की या कोई भी अरिहंत की, जो भी आपको ठीक लगे मार्केट जा करके, एंड प्लीज़ उसको ज़्यादा नहीं तो एक दो बार पढ़ ही डालो कम से कम, राइट। आप सभी को पता है ये जो अपॉर्चुनिटी है वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल वाली, ये दोबारा बहुत मुश्किल से मिलने वाली है, इतनी वैकेंसीज आने वाली नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। देन जनरल स्टडीज़, वी विल फोकस ऑन दैट। जनरल स्टडीज़ में आपका सारा ही टॉपिक कवर हो जाता है, जैसे चाहे आप जियोग्राफी ले लें, चाहे आप बेसिक साइंस ले लें, नेचुरल साइंस जो आपका है जिसको हम दिल्ली गवर्नमेंट में कहते हैं, है ना, सोशल साइंसेज ले लें, सारे ही जनरल स्टडीज़ में आते हैं। सो वी विल ट्राई टू हाईलाइट दी टॉपिक्स विच आर ऑफ हायर इम्पैक्ट, हायर वैल्यू, एंड अगर थोड़ा बहुत भगवान साथ देंगे तो हम अच्छे टॉपिक्स पहचान लेंगे एंड वी विल ट्राई टू फोकस ऑन देम। Then we have practice-based questions that includes reasoning, that includes quantitative aptitude, statistics and research methodology. ये इस पे आपको प्रैक्टिस करना होगा काफ़ी। So what I will be doing is that the plan is that I will solve some of the reasoning and quantitative aptitude and statistics and methodology with you, and then I will give you some worksheets. So what you need to do is solve those worksheets, and based on that अगर आप चाहें तो AI का यूज़ करके या किसी भी अच्छी बुक से वर्कशीट्स लेकर के आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपका सॉल्व होगा। बिकॉज होता क्या है रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में और एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस में कि एग्ज़ाम में टाइम लिमिटेड होता है
और आपका माइंड फर्स्ट अटैक जब करता है क्वेश्चन पे, अगर वो फर्स्ट अटैक में उसको सॉल्व नहीं कर पाता फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो फिर आपका माइंड पैनिक होता है एंड देन आपके पास टाइम नहीं रहता, एंड व्हेन यू डोंट हैव टाइम तो गलत आंसर आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप सभी लोग एग्ज़ाम क्लियर करके डीओई में हैं तो या डीओई से या यूपी में अगर हैं, जहाँ भी हैं आप, तो साथियों आपने देखा होगा कि लाइक अगर आप एग्ज़ाम, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हुआ जिन बच्चों ने क्वेश्चन पेपर पूरा किया था। इवन डीओई में आप जब देखेंगे द पीपल व्हेन दे कम आउट फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल, चाहे वो लेक्चरर का ही क्यों ना हो एग्ज़ाम या टीजीटी का हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे या टीचर्स आपको मिलेंगे जो कहेंगे यार मैं पेपर पूरा नहीं कर पाया, एंड यू विल सी कि उसमें से बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिन्होंने कहा कि वो पेपर पूरा कर पाए हैं, टाइम मैनेज कर पाए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपनी स्पीड चेक करनी है। सो आई कैन सजेस्ट यू 1 और 2 बुक्स, या हम आपको यहाँ से दे देंगे कुछ, आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस तो आपको ही करना है, आपकी जगह कोई आपका साथी कर नहीं पाएगा, साथी करेगा तो वो प्रिंसिपल बन जाएगा और आप जो है बोलोगे यस सर या यस मैम, which is not bad. Okay, so the this point which I have written in the end, just read this. It says, "Do not confuse the length of a topic with its importance." So suppose history बहुत lengthy है ना? और जनरल स्टडीज में तो हिस्ट्री भी आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये उतना ही बहुत ज़्यादा लेंदी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? वी विल फोकस ऑन व्हाट सिलेबस, प्रीवियस पेपर्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस, राइट? जैसे कि मैंने आपको कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस, सो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस के बारे में थोड़ी सी बात करके देखते हैं। This slide that you can see in front of you, dear friends, is an analysis of the question paper of the principal for the post of principal that was given last time. अब आप इसमें देखिए जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से क्वेश्चन 1 एंड 5 है। नाउ यू सी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, देश स्टैक, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, ये 3 टॉपिक शुरुआत में ही आ गए थे क्वेश्चन पेपर में। टॉपिक वाइज एनालिसिस है जो आप क्वेश्चन पेपर का देख रहे हो अभी, ये टॉपिक वाइज एनालिसिस है, और मैं सिर्फ आज ही की क्लास में ये करूँगा, आगे क्लास में कभी कभार भले कर लूँ बिकॉज हमारे पास टाइम कम है। सो यू विल सी डियर फ्रेंड्स दैट जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन 1 एंड 5 और इंडियन इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स में कौन से क्वेश्चन आए। एमएसपी पे क्वेश्चन आया है, पीएम किसान पे आया है, क्रिप्टो करेंसी उस समय बहुत पॉपुलर हो रही थी उस पर आया है, आजकल क्रिप्टो करेंसी का उतना टाइम नहीं है, राइट? एआई का टाइम है, तो एआई एंड इकोनॉमी पे आ सकता है क्वेश्चन, एआई एंड इकोनॉमी पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट? देन यू हैव इंडियन जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट, यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन आए? लास्ट टाइम नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया, कूनो, कास प्लेट्यू, रन ऑफ कच्छ और सुंदरबन, ये टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनसे मिलते जुलते टॉपिक से क्वेश्चन आने का चांस फिर से बढ़ता है। देन इंडियन आर्ट, कल्चर और हेरिटेज की बात करें तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे क्वेश्चन आया है, टेक्सटाइल पे क्वेश्चन आया है, जैसे एक क्वेश्चन था कि बफलो का हॉर्न है उससे कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है ना? फेस्टिवल्स पे क्वेश्चन आया है, कल्चरल ट्रेडिशंस पे क्वेश्चन आया है। और एप्टीट्यूड की बात करें तो कॉस्ट कैलकुलेशन, वर्क एंड टाइम एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं उनके लिए तो ये बहुत ही स्कोरिंग एरिया होगा, बट जिनका नहीं है उनको भी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सम बेसिक कैलकुलेशंस एंड बेसिक स्टडीज़, अगर आप वो कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके वो मार्क्स कट जाएंगे, हो सकता है मैथ्स वाले से आपके एक क्वेश्चन कम सही हो, बट आप कर लोगे। नाउ लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इस टॉपिक को देखिए, यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं? ब्लड रिलेशंस। अब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आना ही आना है, हर देयर इज नो एग्जाम जहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ना हो। वेन डायग्राम्स, वेरी इजी टॉपिक फ्रॉम मैथमेटिक्स, जिनका मैथमेटिक्स नहीं है उनको मैं एक क्लास में करा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एनालॉजी, रैंकिंग, सिलोलॉजिस्टिक रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स और जियोमेट्री में सर्कल और जियोमेट्रिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आया है।
इंग्लिश लैंग्वेज में एरर डिटेक्शन, ग्रामर, इडियम्स, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब। कॉम्प्रिहेंशन तो आना ही आना है 100%, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा, सो वी विल डू सम प्रैक्टिस ऑफ दैट। वोकैब जितना पढ़ लें उतना अच्छा है। वी विल try to prepare a list of vocab which is highly probable and which is being asked these days or which is in vogue these days। तो आप उसको 2 4 10 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। उसमें से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट ये है कि चांसेस रहेंगे। हिंदी लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन आना ही आना है, संधि, समास, इडियम, मुहावरे और वोकैब। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके तैयार ही होंगे, जिनका हिंदी है, जिनका नहीं है वी विल सी व्हाट वी कैन डू फॉर देम। एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। नाउ इवैल्यूएशन इज अ टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट। इवैल्यूएशन से क्वेश्चन 100% आना है, राइट? सो यू इफ यू लुक एट दिस फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, ये एक अच्छा पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। सो वी विल हैव टू स्टडी टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। टेस्ट, रिलायबिलिटी टेस्ट क्या है, वैलिडिटी टेस्ट क्या है, वी हैव टू लुक इनटू दैट। स्केल्स, अचीवमेंट टेस्टिंग एंड स्टैंडर्ड स्कोर्स। देन वी हैव एजुकेशनल साइकोलॉजी टेस्टिंग एंड गाइडेंस। यहाँ पे एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आया है, पर्सनालिटी ट्रेट्स पे क्वेश्चन आया है, साइकोलॉजी टेस्ट पे आया है और इंटरव्यूइंग पर भी क्वेश्चन आया है, दैट इज इंटरव्यू स्किल्स पर भी थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है। एजुकेशनल रिसर्च एंड स्टैटिक्स में अगर आप देखेंगे तो सैम्पलिंग क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, टेक्सचुअल या इंटरटेक्सचुअल प्रोबेबिलिटी, measures of central tendency. These are some topics which have been covered in the question paper, and topics which surround these topics, they may be covered this time. Now, history and foundation of education. सो एंशियंट यूनिवर्सिटीज़, चाहे इंडिया की एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ हो, बेसिकली इंडिया का ही पूछेगा, फॉरेन का थोड़ा कम एक आध क्वेश्चन आ सकता है, तो आप फॉरेन वाला स्किप कर सकते हो, बिकॉज दैट विल जस्ट लीव 1 or 2 क्वेश्चंस फॉर यू। बट इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, उस पर क्वेश्चन आने का चांस है। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए भी कि बिकॉज करेंटली द रिजीम दैट वी हैव in India is like believes more in giving value to the past of India। तो चाहे नालंदा तक्षशिला की यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे तमिल का लिटरेचर हो, संगम लिटरेचर, इन सबको काफ़ी वैल्यू दी जा रही है। तो आप ये मान सकते हैं कि ट्रेडिशनल जो फील्ड है वहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस रहेगा। एजुकेशनल डेवलपमेंट और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NEP, NCF, ये सारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देने वाले आपके हैं। RTE एक्ट 2009, जो कि हमारा सेकेंड क्लास का पहला टॉपिक है, RTE एक्ट 2009 और RTE रूल्स 2010, ये हम करेंगे और इन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूछा गया है, टीचर वैकेंसीज पे क्वेश्चन है, करिकुलम पे है, एज, SMC पे क्वेश्चन आया है, वर्किंग आवर्स एंड ग्रीवांस रिड्यूसल, इन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। NEP 2020 एंड कंटेम्प्रेरी एजुकेशन पॉलिसी, सो व्हाट इज 5+3+3+4, परख, NRF, ECCE, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, SSSA इम्प्लीमेंटेशन, इन पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। देन नेक्स्ट 5 पॉइंट्स, ICT, डिजिटल एजुकेशन एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव्स। तो जितने भी इनिशिएटिव्स ICT के फील्ड में पर्टिकुलरली पिछले 12 सालों में लिए गए हैं और मोर पर्टिकुलरली पिछले 3 सालों में लिए गए हैं या 2 सालों में, उन पर क्वेश्चन बनने का चांस बहुत स्ट्रांग है। स्वयं पर क्वेश्चन पहले बन चुका है, NPTEL बन चुका है, तो हो सकता है जो नए ICT में चीज़ें आई हैं उन पर क्वेश्चन बने। वी विल ट्राई टू लुक इनटू देम। इंक्लूसिव लैंग्वेज अभी बहुत फैशन में है, इस पर अभी भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें लास्ट ईयर टाइम जो क्वेश्चन आया है वो इंक्लूसिव इक्विटेबल एजुकेशन, SDG टारगेट्स, NCPCR, SCPCR वगैरह वगैरह। चाइल्ड सेफ्टी बहुत ज़्यादा इस समय पब्लिक में है, तो चाइल्ड सेफ्टी पे 100% 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आप लोग चाइल्ड सेफ्टी जो भी स्कूल में चल रहा है उसको अपने स्कूल में पता करके समझ लीजिए, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनने का चांस 100% होगा।
ओके, गवर्नमेंट रूल्स एंड ऑफिसेज, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको पता है लास्ट वाले एग्जाम से और इस एग्जाम के बीच में ई ऑफिस कंप्लीटली इम्प्लीमेंट हो गया है। ई ऑफिस पे 100% क्वेश्चन बनने वाला है। माय सजेशन टू यू इज़ कि आपके स्कूल में जो भी ई ऑफिस करता है उसके वो बैठा करके आप ई ऑफिस, मैं ये नहीं कहता कि एकदम सीख लीजिए, लेकिन उसके बेसिक्स को जान लीजिए और उसके आइडियाज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, बिकॉज ई ऑफिस से क्वेश्चन 100% आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सीसीएस लीव रूल से क्वेश्चन आएगा। मैटरनिटी पैटर्निटी लीव वगैरह भी पूछी जा सकती है। उसमें कुछ सिचुएशंस हैं जो रिसेंटली मेरे मेरे सामने आई, वी विल टॉक अबाउट देम लेटर। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, देन जनरल फाइनेंस रूल एंड लीगल कंप्लायंसेस, इन पर क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया है। जेम पर क्वेश्चन आया है, प्रोक्योरमेंट पे आया है, टेंडरिंग पे आया है। आज की जो आज का जो न्यूज़पेपर है आपका द इंडियन एक्सप्रेस, उसमें जेम पर एक अच्छा आर्टिकल निकला है, वो आप पढ़ सकते हैं। GFR 2017 EMD परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट। पॉक्सो पे क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा पॉक्सो पे क्वेश्चन। तो ये है जो हमें पढ़ने हैं। नाउ एज आई टोल्ड यू, दीज आर द टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस लास्ट टाइम पूछे गए। सो आई हैव ट्राइड टू पिन पॉइंट स्पेसिफिक टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउ दिस टाइम कहाँ से, इस बार कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमें नहीं पता, बट हमें एक चीज़ पता है कि क्वेश्चंस जो हैं वो इस बार जरूर पूछे जाएंगे उन फील्ड से जिन फील्ड से लास्ट टाइम पूछे गए थे, है ना। सो वी विल ट्राई टू फोकस ऑन देम during our preparation. Now look at this. In every major topic, अब क्वेश्चन ये है कि हम अगर टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, well done my girl, I'm teaching my students. Yeah. They are on the camera. You want to see them? Look at them. Here they are. Can you leave me with them? They have actually switched off their camera, so I cannot see them. You cannot see them. Okay, close the gate, come after 30 minutes please. और ये अपना सब लोग नंबर लगाए और ये नहीं लगाए। Yes, please, can I continue please? Thank you. All right friends, so yeah, so अगर हम टॉपिक पहचान लेते हैं तो पहचानने, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स बोथ, अगर हम टॉपिक पहचान लेते हैं तो पहचानने के बाद फिर हम कैसे उसको तैयारी करें, है ना। हमें क्वेश्चन टॉपिक पे ये देखना पड़ेगा कि यूपीएससी उस पर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, उसके बेसिक एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, है ना। प्रोविजंस, फैक्ट्स क्या है, पिछली बार क्या क्वेश्चन पूछा गया और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्या है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमें उस टॉपिक को समझना ही नहीं है, समझने के अलावा उसको जो एप्लीकेशन है वो भी समझना है। अगर हम एप्लीकेशन नहीं समझेंगे तो फिर हम हो सकता है तैयार करके जाएं लेकिन आंसर फिर भी गलत हो जाए। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू स्टडी एवरीथिंग, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज एग्जामिनेबल, राइट, कि यूपीएससी क्या पूछ सकता है। अगर हम यूपीएससी की जगह होंगे तो कैसे पूछेंगे, ये जब हम दिमाग में रखेंगे तो हम कर पाएंगे। So let us look into some practice questions, dear friends. ये मैंने 5 questions सिर्फ बनाए हैं आपके लिए आज के लिए, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा जो आपका क्वेश्चन पेपर है प्रिंसिपल वाला, एक क्विक लुक उस पे करेंगे, एंड देन वी विल कंसीडर टुडेज डिस्कशन कंक्लूडेड। नेक्स्ट वन वी विल हैव ऑन इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 August. So we will talk more then. I'll take more feedback after this, of course. So there are some questions that I have written, just 5 questions, just to let you feel that you are in the exam mode. तो अगर कोई आंसर बोलना चाहे बिना चेक किए तो वो बोल सकता है। Can you read the questions? Can you read this question? Anyone please reply. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So the question says, which fundamental right is specifically guaranteed under Article 21A of the Constitution of India? आर्टिकल 21A टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक क्लू दे दिया, बताइए इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, राइट टू एजुकेशन।
Yes. Number B, right to education, is the answer. Article 21A was inserted in the Constitution of India by the 86th Constitutional Amendment. ये जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था फ्रेंड्स, ये 2002 में हुआ था, और आपको ये याद रखना है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इस पर हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ये जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2002 में, जिसने आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहता है कि 6 to 14 ईयर्स के एज के जो बच्चे होंगे उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। नाउ ये जो वर्ड फ्री है और जो कंपल्सरी है, इस पे हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इनका इंटरप्रिटेशन जरूरी है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। नाउ इफ यू सी, तो जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो 2009 में आया है, और वो भी यही बात कहता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ 6 to 14 ईयर्स, है ना। पर वो जो एक्ट है 2009 में आया, पर 2002 में तो आर्टिकल 21A आ चुका था, राइट। तो ये तो पहले से ही था, तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 86वां या 86th संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन 2। इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स is 5 to 4. If the total number of students is 1080, how many girls are there? 480. 480, wonderful. Can you please tell me your name? Sonika this side. Savika. Sonika. Sonika. Okay, well done, ma'am. Thank you. Right. Thank So how do we do it? हालांकि ये क्वेश्चन पेपर के स्टैंडर्ड से थोड़ा नीचे है, बट अगर आपको ये आ जाएगा तो इससे बड़ा वाला भी आ ही जाएगा। देखिए, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5 to 4 है, तो हम मान लेते हैं बॉयज 5x हो गए और गर्ल्स 4x हो गई। 5x और 4x को हम ऐड करेंगे तो 9x आ जाएगा। 9x टोटल नंबर है। टोटल बच्चे कितने हैं? 1080। 9x को हम 1080 के बराबर रखते हैं, और x की वैल्यू निकालने के लिए हम 1080 में 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो x की वैल्यू आपकी 120 आ जाएगी। गर्ल्स आपकी 4x है, तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 4, 480 हो जाएंगी। जिन लोगों को मैथमेटिक्स थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा हो, डोंट वरी, वी विल डू सम क्लासेस, एंड या फिर आप थोड़ा बहुत ऑनलाइन भी स्टडी कर लेंगे तो हो जाएगा, इतना मुश्किल है नहीं। क्वेश्चन 3, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। बताइए, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है इसमें? Neither the principal nor the teachers was, neither the principal nor the teachers were, neither the principal or the teachers, या neither principal nor teachers is. Would anyone like to answer? Sir, is it option number B? Yes, this is option number B. You are right. Because the rule is that with neither nor, the verb generally agrees with the subject nearest to it. Right? Let me explain. यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है, दो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट है प्रिंसिपल, दूसरा है टीचर, और जो वर्ब है वो वर है। वर्ब के नज़दीक में जो आपका सब्जेक्ट है, दैट इज द टीचर्स। द टीचर्स इज क्लोजर टू द वर्ब, so verb will be used, the verb will be used according to the subject that is nearer, and here it is teachers, that's why verb will be used. क्योंकि अगर हम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो was यूज होगा, लेकिन प्रिंसिपल दूर है और द टीचर्स नजदीक है। ये एक फार्मूला है जो नीदर नॉर वाले केस में आपको याद रखना है, तो आपका नीदर नॉर वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो हम कर लेंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टेस्ट गिव्स नियरली द सेम रिजल्ट्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू द सेम ग्रुप ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन्स। मान लीजिए कि आपने क्लास 8th का एक टेस्ट लिया सितंबर के महीने में, और वही टेस्ट आपने नवंबर और या
दिसंबर के महीने में ले लिया और लगभग लगभग सेम रिजल्ट आया, सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, सेम रिजल्ट आया। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेस्ट इज कॉल्ड, टेस्ट की इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहेंगे, इस टेस्ट की इस क्वालिटी को क्या कहेंगे? Reliability. Reliability. Reliability, yes. Who answered it? Reliability. Okay, well done, sir. Thank you. Now, reliability is, this is reliability, exactly the kind of distinction students need to master. Reliability, if the person has not really changed, does the test give approximately the same result again? That is reliability. Now, remember that the second test should not be so soon that the memory affects the score. जैसे आपने वही टेस्ट आज दिया और वही कल दे दिया, तब तो काफी चेंज हो जाएगा, है ना? इसलिए अगर आप एक रीजनेबल गैप होना चाहिए अगर रिलायबिलिटी टेस्ट करना चाहते हैं टेस्ट की, तो यहाँ पे बेसिकली हम बच्चों को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम टेस्ट को ही टेस्ट कर रहे हैं, राइट? कि वो टेस्ट कितना अच्छा बना हुआ है. सो वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल ड्यूरिंग द कोर्स, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. The question is, under the right of children to free and compulsory education act 2009, which of the following statements is oblique are correct? You have been given 4 statements here, and you have been given 4 different combinations of being correct or being false. You have 1 minute to find out which of them is correct. Let's quickly do. Number 1, no child shall be denied admission for lack of age proof. Is it correct? Yes or no? Yes, it is. Yes, it is correct. Okay, a child above 6 years who has never attended school shall be admitted to an age appropriate class. Yes or no? Yes. Yes. Such a child is entitled to special training to enable the child to be at par with others. Yes or no? Yes. Yes, right. Point 4, admission of such a child can be refused after the extended period of admission prescribed by the school. Yes or no? No. 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 So the answer is 1, 2, and 3. Yes. Right? Option B. 1, 2, and 3 are correct. According to the Right to Education Framework Act, it protects a child's access to elementary education despite late entry or absence of age proof. An out of the school child is to be placed in an age appropriate class and provided special training rather than being excluded merely because admission is sought late. ये कब तक की एज के लिए है? 6 to 14 years. 14, 6 से 14, राइट? ये आपको याद रखना है. Now we will quickly look at the question paper of the principal's post, and after that we will consider today's discussion concluded, and then we will meet on the Independence Day. So let's quickly see the question paper. We will not look at the entire question paper. We will just quickly look at some of them. This is the question paper for the post of principal, 300 मार्क्स. एंड अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि 0.33 आपका पनिशमेंट है, पेनल्टी है अगर आप गलत आंसर देते हो. तो अगर आप कोई भी आंसर नहीं देते हो तो उसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं हो मानी जाएगी. क्वेश्चन पेपर इज बाइलिंगुअल. आप देखेंगे एक पेज पर हिंदी है, दूसरे पे इंग्लिश है. जिसको जहाँ पे सूट करे वहाँ पे वो आंसर दे सकता है. इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन इंग्लिश वाला माना जाएगा, ये आप सबको पता है. और अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो पहला जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग देश स्टैक ई पोर्टल इज करेक्ट. अब ये देश स्टैक ई पोर्टल क्या है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और उस समय जो लोग क्वेश्चन पेपर एग्जाम देने गए उनको भी नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, राइट? तो रिमेंबर कि आपको पहला ही क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है जो आपको लगे कि यार मुझे तो आता ही नहीं, बट डजेंट मैटर. एक क्वेश्चन से ना तो रिजल्ट बनता है ना तो गिरता है. आपको हो सकता है आगे चल के 2-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे आराम से आ जाए, है ना? सो द फैक्ट इज हम
ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जानने का, बट वंस वी आर इन द एग्जामिनेशन रूम वी डू नॉट नीड टू एक्सेप्ट डिफीट, नंबर 1। नंबर 2, इवन बिफोर वी आर गोइंग देयर डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट। ये मत सोचिए आप कि चलो हम बाद में देखें, मतलब हमारा नहीं होगा किसी और का हो जाएगा, शुरू से ये बात मैं कह रहा हूँ। तो हम प्लीज़ प्रिपरेशन पे फोकस करेंगे सभी लोग, और ये मान के चलेंगे कि उनका होगा ही। क्वेश्चन 5 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्लेज्ड टू इन्वेस्ट $42 बिलियन इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 years। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर भले आपको ना आता हो, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो आप इसका गेस करके आंसर दे सकते हैं। मोस्ट लाइकली ये जापान ही इसका आंसर होगा, राइट? जापान सर। राइट, बिकॉज जापान ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है। अगर किसी को आंसर पता है तो वो बता सकता है। जापान इट्स Japan, right? So even if you do not know, you will meet certain questions जिनका आप अपने अनुभव के आधार पे आंसर दे पाएंगे और वो 100% सही भी आएंगे, है ना? जैसे अब आप क्वेश्चन 7 देखिए, पाटन पटोला और मदुरै सुगुंडी किससे संबंधित है, राइट? नो, दिस इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन बिकॉज हम लोग पढ़ेंगे तो इन शब्दों के कितना नज़दीक पहुंच पाएंगे हमें नहीं पता। हो सकता है हमने कहीं पढ़ रखा और हमें याद हो, हम इसको कर ले, राइट? बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमें इस क्वेश्चन से क्लू लेना है, और क्लू लेकर के हमें देखना है कि ऐसे और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमारी स्टडी का जो प्रोसेस होगा उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन पेपर्स को ग्रेटली यूज़ करें, और यूज़ करके उसको हम उस पे आधार पे क्वेश्चंस बनाएं, और क्वेश्चन आप कह लीजिए तो एक शीट बनाए क्वेश्चंस की और सॉल्व करें, और थियरी पर भी ध्यान दें। दैट विल बी आवर एफर्ट। This is all from my side for today. We'll meet on 15 August now because 2 days you people may enjoy. थोड़ा ब्रेक ले लीजिए आप लोग। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल कॉल इट a day. Sir, evening. Yes, Sapna ji. Sir, can you please explain in your classes the statistics portion, because it is little difficult to understand on our own, or if you can please suggest an easy book for statistics. I mean, a thin book by studying which we can cover the topics. Right, we will try to do statistics in the first 1 or 2 weeks, okay? And I will also suggest a book, so you can attend class, or as well as you can do the book also. Both of them you can do. Fine. So the book patli honi chahiye. I mean, हाँ, बुक पतली ही होगी। ठीक है सर, क्योंकि मोटी बुक देख के कोशिश टेंशन करेंगे, होती है। ढूंढते पतली बुक। चलिए, अनिल जी कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, मैं यही कह रहा था कि भाई सभी को डर लग रहा है स्टैट पार्ट से। अच्छा, पिछली बार और वाइस का पेपर देख के यही लग रहा है कि स्टैट में से ही बहुत कुछ आएगा। एंड जैसा मैम ने कहा कि मोटी मोटी बुक्स देख के पहले ही टेंशन हो जाती है कि इतना टाइम है नहीं, तो हाँ, वी आर एक्चुअली सपोज टू फोकस। अनिल सर, पैनिक तो मतलब जब टेंशन थोड़ी होती है तो हमारी इफिशियंसी थोड़ी कम हो जाती है। तो कोशिश ये करना है कि कितनी भी सिचुएशन जैसी भी बने, इफिशियंसी बनी रहे। क्योंकि आप देखिए, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 से लोगों के सिलेक्शन नहीं हुए, तो आप ये मान सकते हो कि हो सकता है कि वो पैनिक की वजह से पॉइंट उनका छूट गया हो, है ना? तो इसमें लास्ट टाइम मैं इनमें से एक था सर, अच्छा, बहुत कम मार्जिन से रहा हूँ। इस बार आप हो जाएंगे, इस बार आप प्रिंसिपल बन जाएंगे, वाइस प्रिंसिपल, जो भी बनना चाहते हैं आप। थैंक्स फॉर योर ब्लेसिंग सर एंड कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सर। Okay, girls and boys, let's meet on the Independence Day. Thank If you, you have sir. any feedback or suggestion, you can send it to me on my WhatsApp direct, on my direct message. I will try to combine that in the next class, है ना? कोई पॉजिटिव पॉइंट है तो वो भी, और अगर नेगेटिव पॉइंट है तो वो भी आप प्लीज फील फ्री टू कन्वे। आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल नॉट एट ऑल फील बैड अगर आप कोई पॉइंट बताते हैं कि सर आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो यार फ्रेंड्स, एंड देयर इज नथिंग टू माइंड, ओके? तो प्लीज अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। Thank you for the lovely session, sir. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू, सी यू द अदर डे। Okay.